Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. In this video, we will discuss the exercise given behind the chapter 9 of Class 6 Science NCERT textbook, that is the living organisms and their surroundings. लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड आवर प्रीवियस वीडियो जिसमें कि हमने चैप्टर 9 को फुल डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो आप पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, क्योंकि अगर आप चैप्टर अच्छे से समझेंगे तो आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में भी काफ़ी आसानी होगी। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड लेट अस डिस्कस द एक्सरसाइज। Now question number 1 says what is a habitat? एक habitat क्या होता है? तो हमने चैप्टर में पढ़ा था हैबिटेट एक वो जगह होती है जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। तो आंसर विल बी हैबिटेट इज अ प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव। हैबिटेट एक वो जगह होती है जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं। एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे कि फॉरेस्ट, डेजर्ट, माउंटेन, पॉन्ड, ओशियन एसेट्रा। Now moving on to the question number 2, how are cactus adapted to survive in a desert? कैक्टस के अंदर क्या स्पेशल फीचर्स होते हैं जो कि उसको हेल्प करते हैं डेजर्ट में सरवाइव करने में। तो हमने पढ़ा था डेजर्ट की जो एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं वहाँ पर एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और पानी की शॉर्टेज भी होती है। तो इन सभी को ओवरकम करने के लिए कैक्टस के अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स प्रेजेंट हैं जो कि उसको हेल्प करते हैं डेजर्ट में सर्वाइव करने में। सो फर्स्ट इज द लीव्स ऑफ द कैक्टस, दे आर रिड्यूस्ड टू स्पाइंस। जो कैक्टस की लीव्स होती हैं वो बड़ी बड़ी ना होके कांटों की फॉर्म में होती है, छोटे छोटे कांटे होते हैं। सो इससे क्या एडवांटेज मिलता है? दिस ट्राइज टू अवॉइड द लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। अब हमें पता है लीव्स के अंदर पोर्स होते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं, उसके थ्रू वाटर लॉस होता है। अब जितनी बड़ी लीव होगी उतने ज़्यादा पोर होंगे, उतना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन लॉस ऑफ वाटर होगा। लेकिन जब लीव स्पाइंस की फॉर्म में प्रेजेंट है तो जो नंबर ऑफ पोर्स हैं वो कम है, उसकी वजह से ट्रांसपिरेशन लॉस ऑफ वाटर भी कम हो जाता है। Then next is stem. Stem carries out photosynthesis. Photosynthesis जो function होता है वो leaves का function होता है, लेकिन cactus के अंदर तो leaves they are reduced to spines। जो आपको इस picture में green leafy part नज़र आ रहा है, it is the stem, and stem carries out the photosynthesis and prepares the food for the plant. The next special feature is the stem, it can also store water. Stem के अंदर पानी भी store कर सकता है cactus. The next is stem is further covered with द थिक वैक्स लेयर। स्टेम के ऊपर एक थिक वैक्स की लेयर प्रेजेंट होती है जो कि फर्दर प्रिवेंट करती है वाटर लॉस को। सो दिस इज हाउ कैक्टस ट्राई टू सेव इट्स बॉडी वाटर। द नेक्स्ट इज रूट्स ऑफ द कैक्टस, दे आर लॉन्ग एंड डीपली सीटेड। जो रूट्स होती हैं कैक्टस की काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है और सॉइल के अंदर काफ़ी ज़्यादा अंदर गहराइयों तक पहुंची होती है। उससे क्या एडवांटेज होता है कि जो कैक्टस होता है इट कैन द रूट्स ऑफ द cactus helps it to absorb the water from the larger area। उसको काफ़ी सारे सॉइल के एरिया से पानी को एब्जॉर्ब करने में मदद करती हैं। So all these adaptations helps the cactus to survive in a desert habitat. Now question number 3, fill up the blanks। तो इसमें हमें blanks को fill up करना है। First is the presence of specific features which enables a plant or an animal to live in a particular habitat is dash। वो कौन से specific features होते हैं जो कि help करते हैं किसी भी plant को या फिर animal को एक particular habitat में survive करने में? तो वो होती हैं adaptations। The next is the habitat of plant and animal that live on the land are called dash habitat। तो वो कौन से habitat होते हैं जिसमें कि plants और animal land के ऊपर रहते हैं? So these are the terrestrial habitat। The next is the habitat of plants and animals that live in the water are called dash habitat। तो वो कौन से habitat होते हैं जिसमें कि plants और animal पानी के अंदर रहते हैं? So those are the aquatic habitats। The next is soil, water and air are the dash factors of a habitat। तो हमने पढ़ा था कि किसी भी habitat के दो factors होते हैं, एक तो biotic factors होते हैं और एक abiotic factors होते हैं।
बायोटिक फैक्टर्स के अंदर तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, लेकिन एबायोटिक के अंदर नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं, जैसे कि सॉइल, वाटर एंड एयर. सो ऑल दीज आर द एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ द हैबिटेट. द नेक्स्ट इज द चेंजेस इन आवर सराउंडिंग्स दैट मेक्स अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड एज डैश. तो हमें उन चेंजेस के बारे में बताना है जो कि सराउंडिंग्स के अंदर होते हैं और जिनके अगेंस्ट हमारी बॉडी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है, उन्हें क्या कहते हैं. सो दीज चेंजेस आर द स्टिमुलाई. Now question number 4 says which of the things in the following list are non-living. नीचे लिस्ट दी गई है कुछ आइटम्स की, तो उनमें से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा नॉन लिविंग है. तो लिस्ट के अंदर है प्लाव, मशरूम, स्विंग मशीन, रेडियो, बोट, वाटर ह्यासिन एंड अर्थवॉर्म. तो इनमें से मशरूम, वाटर ह्यासिन और अर्थवॉर्म क्या है? दीज आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट. तो इनमें से जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, दीज आर प्लाव, स्विंग मशीन, रेडियो एंड boat. Now question number 5, it says give an example of a non-living thing which shows any two characteristic of the living thing. आपको एक ऐसी non-living thing का example बताना है जिसके अंदर कोई भी दो characteristics present हैं living things की. तो आप इसके example में नाम ले सकते हैं बस या फिर कार का, और इनके अंदर जो दो characteristics present हैं living things की वो हैं, first is they can move, उनके अंदर movement होता है, and second is they नीड एनर्जी टू डू वर्क, और काम करने के लिए उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है जो कि उनको फ्यूल से मिलती है. सो दीज आर द टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स दैट आर प्रेजेंट इन द बस और द कार. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, which of the non-living things listed below were once part of the living thing. यहाँ कुछ non-living things दी गई हैं, आपको उनमें से बताना है कि उनमें से कौन सी non-living thing है जो कि कभी living thing का पार्ट हुआ करती थी. सो फर्स्ट इज बटर. बटर हमें मिल्क से मिलता है और मिल्क हमें एनिमल से मिलता है, सो इट इज़ द वन. देन नेक्स्ट इज लेदर. लेदर भी हमें एनिमल से मिलता है. देन सॉयल. सॉयल तो नॉन लिविंग है. देन नेक्स्ट इज वुल. वुल भी हमें एनिमल से मिलता है, सो इट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ लिविंग थिंग. देन नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक बल्ब. इलेक्ट्रिक बल्ब इज नॉन लिविंग. देन कुकिंग ऑयल हमें सीड से मिलता है ऑफ द मस्टर्ड प्लांट, सोयाबीन, ग्राउंडनट, सो इट इज़ ऑल्सो obtained from the living thing. Then salt is non-living thing. Apple and rubber, these are also obtained from the plant. So answer will be the non-living things which were once part of the living things are butter, leather, wool, cooking oil, apple and the rubber. Now question number 7, list the common characteristics of the living things. तो इस क्वेश्चन में आपको जो लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो लिखनी है. So the answer will be the common characteristics of the living things are, first is all living things need food. जितनी भी living things होती हैं उन्हें खाने की ज़रूरत होती है अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, क्योंकि खाने से क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, और एनर्जी यूज़ की जाती है अपनी डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में. The next is all living things grow and become big in size. जितनी भी living things होती हैं वो टाइम के साथ साथ ग्रो करती हैं और बड़ी होती चली जाती हैं साइज़ में. The next is all living things respire. जितनी भी living things होती हैं उनके अंदर respiration होता है, और respiration के थ्रू क्या करते हैं? वो फूड का ब्रेक डाउन करते हैं और उससे एनर्जी रिलीज करते हैं, और वही एनर्जी यूज़ की जाती है सभी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में. Then fourth is all living things excrete. जितनी भी living things होती हैं उनके अंदर excretion होता है, and through the process of excretion they remove their waste products. The next is all living things respond to stimuli. जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो जितने भी सराउंडिंग्स में होने वाले चेंजेस होते हैं उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती हैं. देन सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक इज ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस. जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है, एंड दे गिव राइज टू देयर यंग वंस, दैट इज द नेक्स्ट जनरेशन. देन सेवेंथ कैरेक्टरिस्टिक इज ऑल लिविंग थिंग्स कैन मूव. जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनके अंदर मूवमेंट होता है. एंड द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज all living thing have a definite lifespan. जितनी भी living thing होती हैं उनका definite lifespan होता है, मतलब कि वो कुछ ही टाइम के लिए ज़िंदा रहती हैं और उसके बाद वो मर जाते हैं. So all these are the characteristics of the living things which helps us to distinguish them from the non-living things.
Now question number 8, explain why speed is important for the survival in the grasslands for the animals that live there. तो इसमें हमें बताना है कि जो एनिमल ग्रासलैंड के अंदर रहते हैं तो उनको वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए स्पीड क्यों ज़रूरी होती है। तो हमने पढ़ा था जो ग्रासलैंड हैबिटेट्स होते हैं उनके अंदर जो लार्ज एरिया ऑफ लैंड होता है वो ग्रासेस से कवर्ड होता है और वहाँ पर ट्रीज़ वगैरह या फिर हाइडिंग प्लेसेस जो होती हैं एनिमल्स के लिए काफ़ी कम होती है। So it is very important for them to have a good running speed because it helps them to avoid being killed by the predators. वो उनको predators से मारने से बचाती हैं। predators वो animals होते हैं जो कि दूसरे animal को hunt करके खाते हैं। So that is why speed is very important for the सर्वाइवल ऑफ द एनिमल्स इन द ग्रासलैंड। फॉर एग्जाम्पल जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो हमने पढ़ा था लायन जो होता है ये कार्निवोर एनिमल है, यूजुअली डियर को किल करके खाता है। अब डियर भी ग्रासलैंड के अंदर रहता है, लायन भी ग्रासलैंड के अंदर रहता है, दोनों को सर्वाइव करना है। तो डियर को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डियर टू हैव अ गुड रनिंग स्पीड टू एस्केप फ्रॉम द लायन। और लायन के लिए भी स्पीड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज क्योंकि लायन को फीड करना है डियर के ऊपर so that lion को वो जल्दी से पकड़ पाए, so it has to run fast, so speed is very very important for the animals that are living in the grasslands. So with this we complete the exercise. I hope आपको समझ आया होगा. If you have any doubt you can write down in the comment section below. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ because it gives me motivation to make more videos. और आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।